हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज की ये क्लास 10th के लिए करेंगे और हम आज मैथ की बात करेंगे। ठीक है, तो मैथ में आपकी एक एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आज हम समांतर श्रेणी को अच्छे से आपको समझाएंगे। और जो आपका अनसोल्ड पेपर है सन 2025 के जितने भी सेट हैं, उन सभी सेटों में जो क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं समांतर श्रेणी के, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और आज इस क्लास में 100% श्योर है कि आपके लिए समांतर श्रेणी हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और समांतर श्रेणी को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी और आज हम मैथ की बात कर रहे हैं 10th क्लास की। समांतर श्रेणी, इसे हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको एपी। क्या कहते हैं हम इसको शॉर्ट में? एपी। ठीक है, तो आज हम एपी पढ़ने वाले हैं। एपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो हम इसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो आज हम एपी को समझाने वाले हैं बहुत अच्छे से आपके लिए। तो सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज में जो सिंबल यूज होते हैं, उस एक्सरसाइज में फॉर्मूला हल करने के लिए जो सिंबल यूज होते हैं, हमें सबसे पहले उन सिंबल को पता होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला याद कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि इस फॉर्मूले में इस सिंबल का क्या मतलब है। ठीक है, किसी भी चीज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जैसे इसमें होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद को हमेशा हम ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर होता है सार्वंतर। सार्वंतर होता है दो पदों के बीच में जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर को हम डी से शो करते हैं, डी फॉर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जो सिंबल है, एपी को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिंबल को समझना होगा। तो वो सभी सिंबल किसको किससे प्रदर्शित करते हैं वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। फिर आपको फॉर्मूला बताएंगे कि इस एक्सरसाइज में कितने इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले से हम सवाल को हल करते हैं वो सभी समझाएंगे। आज एपी कंप्लीट हो जाएगी इस क्लास में। कंप्लीट आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, एनवा पद कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या जिसे हम एन कहते हैं वो कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल लिख लेते हैं। इसके जो संकेत हैं कि किससे हमें प्रदर्शित करना है, किसके लिए, उन संकेत की बात करेंगे। ठीक है, तो संकेत होता है, सबसे पहले एक चीज होती है प्रथम पद। ठीक है, क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद को हमेशा आप ए से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है आपका सार्वंतर। सार्व सार्व अंतर। सार्व अंतर दो पदों के बीच का अंतर होता है, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसमें सिंबल यूज होता है वो है पदों की संख्या। पदों की संख्या, जो पदों की संख्या है बेटा, उसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर होता है आपका एन वा पद। ये होता है एन वा पद। जो आपका एनवा पद होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए एन से। एन सफिक्स में रहेगा और ये आपका ए रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे ए एन। ठीक है, ये एनवा पद है आपका। और नेक्स्ट जो आपका है वो है अंतिम पद। हमें आवश्यकता पड़ेगी अंतिम पद। ठीक है, वैसे तो ए एनवा पद जो होता है, जो एनवा पद होता है वही उस श्रेणी का लास्ट में पद होता है। फिर भी हम अंतिम पद हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम निकालेंगे इसका योगफल। तो यदि आपको अंतिम पद पता है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करेंगे, एल फॉर लास्ट है ना, एल फॉर लास्ट है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करेंगे। एक चीज आएगी आपकी एन पदों का योगफल, कि किसी श्रेणी में माना कि एन पद है,
n पदों की एक आपकी एपी है। तो उस एपी के जो n पद हैं उन सबका योगफल क्या है, उसका हमें योगफल बताना है। तो क्या करेंगे, n पदों का योगफल, अर्थात योगफल के लिए हम डिनोट करेंगे या शो करेंगे किससे, एस एन से। बेटा इसमें एस तो कैपिटल है और एन सफिक्स में है, ठीक है। एस एन, एस एन जो है वो एन पदों का योगफल होगा, एल अंतिम पद होगा और एन, ठीक है ना, एन का जो पद है वो ए एन है, पदों की संख्या एन है, सार्वंतर डी है और प्रथम पद ए है। ये मैं केवल आपको अभी संकेत बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में किसी भी जो सिंबल को हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या होगा। ए आया तो ए क्या है, आपका प्रथम पद है, ठीक है। सार्वंतर क्या है, डी है, ठीक है। तो ये अभी हमने केवल ये बात करी है इसकी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे। जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे फॉर्मूला हैं, अब आप अच्छे से फॉर्मूला समझ लीजिए कि एपी को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, समांतर श्रेणी को समझने के लिए या उसके सभी सवालों को हल करने के लिए कौन कौन से हमारे लिए फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि जो एपी हमारे सामने है, जो सवाल हमें दिया गया है, वो असलियत में समांतर श्रेणी का है भी या नहीं है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम हमेशा सार्वंतर से करते हैं। दो पदों का सार्वंतर यदि समान आता है, ठीक है ना, दो पदों का सार्वंतर यदि समान आता है तो वो क्या है, आपकी एपी है। जैसे हमारी काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग में हमारा क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कोई सी भी दो पद आप लीजिए, 4 और 5 इनके बीच में अंतर एक ही होगा। यहाँ पे आप 6 और 7 लीजिए, इनके बीच में अंतर एक ही आएगा। तो असलियत में जो काउंटिंग है, जो आपकी गिनतियां हैं, वो क्या है, सार्वांतर है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। एक सीरीज में है। जो आपकी टेबल होती है, जैसे 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो आप इस टेबल को देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आप दो पदों के बीच में जो अंतर निकालेंगे वो अंतर हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। ये इसका क्या हो गया, प्रथम पद हो गया A1, ये क्या हो गया, दूसरा पद हो गया A2, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। इस तरीके से डैश डैश डैश, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पद रहेंगे, ठीक है। तो जो सार्वंतर है बेटा D, उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सार्वंतर। यदि सार्वंतर से कई बार सवाल ये आ जाता है कि आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एपी समझने के लिए आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सार्वंतर देखना होता है। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर अर्थात D इज इक्वल टू होता है, कोई सा भी पद लीजिएगा, कोई से दो पद लीजिए, बट क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा इक्वल आना चाहिए। जैसे मैंने यहां से ले लिया, मैंने ले लिया A4, तो मैं करूंगा माइनस का A3, बराबर आना चाहिए, इज इक्वल टू, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका A5 माइनस का A4। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ A4 या A3 लेंगे, आप A5 लेंगे। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू, आप लिखेंगे A2 माइनस का A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस का A2, ठीक है। दो पदों में आप क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर यदि बराबर आता है तो ये एपी है, अन्यथा ये एपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने A2 और A1 किया तो केवल एक ही अंतर आएगा और उसे देख के आपने कह दिया कि ये क्या है, ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। जैसे 1/2, 1/4, ठीक है, और कॉमा 1/8, 1/16, इस तरीके से आपने बोल दिया कि ये तो सर क्या है आपका, ये एपी है। तो ये एपी नहीं है। यहाँ सार्वंतर क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। प्रत्येक पद के बीच में सार्वंतर क्या होगा, अलग अलग आएगा। आपने केवल एक पद को हल किया और वहां से डी निकाल के दिखा दिया कि हाँ ये एपी है। नहीं, आपको दो पदों में वेरिफिकेशन करना होगा। कोई से भी दो पद लेने हैं, यदि आपने ये लिया है तो इन दोनों के बीच में देख लो, इन दोनों के बीच में यदि सार्वंतर बराबर आता है तो ये एपी है, अन्यथा ये एपी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पे रखेंगे आप डी। A2 कितना है, यहाँ पे जो A2 का वैल्यू है वो कितना है बेटा, A2 है आपका 4, माइनस A1 कितना है 2,
ठीक है, इज इक्वल टू A3 कितना है आपका 6 माइनस A2 कितना है आपका, ये है आपका 4। अब आप क्या कर दीजिए, इसको हल कर दीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से कितना बचा 2 इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ से 2, यानी कि दो पदों में, दो क्रमागत पदों में जब आपने अंतर निकाल के देखा तो कितना आया, वो सेम आया। अर्थात ये जो सीरीज है, ये जो टेबल है हमारी, वो किस में है, समांतर श्रेणी में है, अर्थात ये एपी है। ठीक है, ये समझना है। बट ये एपी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो एक टेबल है या मल्टीप्लाई में है तो ये एपी होगा, ये एपी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी डी। डी मतलब क्या, शार्वंतर की। तो अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा। फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला आपको किसी एक्सरसाइज का पता है और उसकी बेसिक चीजें आपको पता है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर देंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसको इरेज करने के बाद में एक एक करके आपको फॉर्मूले लिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज बात करते हैं बेटा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है ना आपका, सबसे पहले आपको क्या है, एपी का व्यापक रूप पता होना चाहिए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें उस एपी का जो व्यापक रूप है वो पता होना चाहिए। तो हमें पहला क्या है, पहला है आपका एपी का, इसे 1 2 3 कर दो आप, 1 एपी का व्यापक रूप, मतलब एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है वो होता कैसा है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सवाल में पूछ लेता है कि इस एपी के अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, या आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो इस एपी के 4 पद लिखिए। तो आप तब नहीं लिख पाएंगे उसको जब आपको उस एपी का वास्तविक जो फॉर्मूला है, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, जो उसका व्यापक रूप है वो नहीं पता है। तो एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए, अर्थात प्रथम पद। दूसरा पद होता है उसका ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ये तीसरा पद होगा, कॉमा ए प्लस 3d। ठीक है, ये चौथा पद है उस एपी का, कॉमा ए प्लस 4d, ये पांचवा पद है। अब आप ध्यान से देखो, पांचवा पद 4d है, चौथा पद 3d है। अर्थात इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मैं बोलूं किसी एपी का 15वां पद क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एपी का 15वां पद ए प्लस 14d होगा। एपी का 10वां पद क्या होगा, सर एपी का 10वां पद ए प्लस 9d होगा। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, आगे डैश 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 कर सकते हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं, जो एनवा पद होता है आपका वो होता है ए प्लस, ठीक है ना, एनवा पद जो एक कम चल रहा था ना, तो n-1 करेंगे ना बेटा, समझो आप। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पांचवा पद क्या है, a प्लस 4d है, तो आपने क्या किया, जो n का वैल्यू है वो एक कम चल रहा है, पांचवें पद में 4d आया है, तो आप करेंगे जब nवा पद आएगा तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये क्या है, श्रेणी का nवा पद है। तो एपी का व्यापक रूप आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, यहां से सवाल डायरेक्ट हल हो जाता है। ठीक है, कैसे हल हो जाता है वो जब हम सवाल कराएंगे तब आपको बताएंगे। मैं बोलूँ एपी का 10वां पद कितना है, आप बोलेंगे सर ए प्लस 9d। मैं कहूंगा एपी का 12वां पद क्या है, ए प्लस 11d। ठीक है, अब आगे जो दूसरा है आपका वो फॉर्मूला होता है एनवा पद। ठीक है ना, एनवा पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो मैं उन्हें बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये भी आपका एक फॉर्मूला ही था। आप ध्यान से देखें, एन पद यहाँ पे भी यही है, ए प्लस n-1 इंटू डी। बट ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, ये उसका व्यापक रूप है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको सवाल हल करने के लिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला एन पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। तीसरा, सार्वंतर निकालने के लिए भी लिख दो आप, है ना। अगर हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, यदि हमें सार्वंतर ज्ञात करना है बेटा, तो सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो आप उसके लिए लिख सकते हैं, क्रमागत एक पद भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1 होना चाहिए। लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 स्टेप लिख देने चाहिए। तो हम लिख देंगे d इज इक्वल टू
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। मैंने बोला है ये कोई सा भी दो पद क्रमागत रख सकते हो आप, यहाँ पे A5 माइनस A4 रख सकते हो, A7 माइनस का A6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये शार्वंतर का फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है, अब हमें क्या है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। एन पदों का एन पदों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन पदों का योगफल निकालने के लिए योगफल का जो संकेत है वो क्या है, एस एन है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एन पदों का योगफल जो एस एन लिखेंगे हम उसको, तो एस एन इज इक्वल टू होता है बेटा, ये होता है आपका एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। ये आपका एन पदों का जो योगफल आप निकालेंगे उसका फॉर्मूला है, ठीक है। एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि आपको अंतिम पद पता है तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला होगा, मैं यहां पे या करके लिख देता हूं, या अंतिम पद पता है यदि आपको, अंतिम पद के साथ, ठीक है, अंतिम पद के साथ एक एस एन का फॉर्मूला और होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल। ये तब जब आपको अंतिम पद पता है, ठीक है ना। यदि आपको किसी एपी का अंतिम पद पता है अर्थात लास्ट पद पता है तो आप करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। और ये हमारे जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम पूरी जो समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक करके हम जितने भी अनसोल्ड पेपर में सवाल हैं जो आपके सन 2025 के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो उनमें सेट होते हैं, उन सेट में जो सवाल पूछे जाते हैं हम उनको एक एक करके हल करेंगे। क्योंकि अनसोल्ड पेपर हल करने से एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है, चीजों को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि सवाल उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिलते हैं, सभी तरीके के सवाल मिलते हैं। योगफल के भी सवाल मिलेंगे, एनवा पद भी निकलवाएंगे, पदों की संख्या भी निकलवाएंगे आपसे, ठीक है, सार्वंतर भी ज्ञात करवाएंगे। तो अभी आप क्या करें, ये एपी का जितना भी आपका कंप्लीट है वो मैंने लिख दिया है फॉर्मूला, उसका सिंबल क्या होता है, इतना आप समझ गए होंगे। अब एक एक करके जब हम सवाल करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी आपके लिए। और आज एपी कंप्लीट करके ही हम रुकेंगे इस वीडियो में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बस ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास अनसोल्ड पेपर, ये अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है और ये मैथ का अनसोल्ड पेपर है 10th क्लास का। तो वैसे तो इसमें क्या होता है कि पिछले 5 साल के आपको सेट दिए रहते हैं, और ये सन 2025 से सन 2019 के इसमें सभी सेट दिए हुए हैं मैथ में। लेकिन आपके लिए यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और हमें एक अनुमान हो जाए कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे सवाल होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, केवल सन 2025 के जितने भी सेट होते हैं, इसमें शायद 7 सेट दिए रहते हैं, तो सन 2025 के सभी सेटों को आप क्या करें, हल कर लें। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे सवाल उसमें हमारे लिए मिलते हैं। तो हम एक एक करके जो एपी के, आज हम चूंकि एपी की बात कर रहे हैं तो आज हम समांतर श्रेणी की जितने भी 7 सेटों में सवाल आपको दिए गए हैं, एक एक सवाल को यहाँ पे हल कराते हैं और आपको एपी बिल्कुल कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। आप याद रखें कुछ ही तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, या तो आपसे सारवंतर पूछा जाएगा पहला, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि एनवा पद क्या होगा एपी का, तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि इस एपी में पदों की संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। एनवा पद आपको दिया रहेगा तो आप बताएंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। और चौथा जो सवाल आपका रहेगा वो सवाल होगा कि एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारे पास सेट, पहले सेट में एक क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का प्रश्न है ये, कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके लिए देखा होगा ऊपर स्क्रीन पे,
क्या है, मैं आप एक बार बता देता हूं आपके लिए। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 17वां पद जो 10वां पद है उससे 7 अधिक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 17वें पद में से यदि 10वां पद घटाया जाए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो उस आधार पे हम करते हैं, पहले लिखेंगे 17वां पद। तो जो एपी का 17वां पद है बेटा वो है कितना, एपी का 17वां पद होता है a प्लस 16d। अभी तो कराया था, मैंने आपको समझाया था कि एक कम करके बोलना है। और 10वां पद क्या होगा आपका, 10वां पद होगा, ठीक है, 10वां पद होगा आपका a प्लस 9d। अब आप लिखेंगे यहां पे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या शर्त है, शर्त यह है कि किसी एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 17वें पद में से यदि 10वां पद घटाया जाए तो कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो आप प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, आप लिखेंगे 17वां पद, ठीक है, माइनस 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर आना चाहिए कितना, 7। ठीक है, 17वां पद है क्या बेटा आपका, ये है सर आपके पास में a प्लस 16d माइनस, ठीक है। जब भी माइनस आ जाए आप हमेशा याद रखो कि जो वैल्यू है, जो आपके पास पदों की संख्या है, उसे आप ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे 10वां पद a प्लस 9d डायरेक्ट यहां पर उठाकर लिखेंगे, मैंने लिख दिया a प्लस 9d। अब आपका सवाल गलत हो चुका है। यदि आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अधिकांश ऐसा होता है कि हम गलती कर जाते हैं, a प्लस 9d लिखा जबकि ये नहीं है। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होना है इस पूरे पद में, तो क्या हो जाता है, ये माइनस का होता, सवाल गलत हो जाता। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इज इक्वल टू कितना, 7। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस 16d, ठीक है, माइनस का a हो जाएगा और माइनस का 9d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 7। a से कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा क्योंकि ये 9 माइनस का है, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7d इज इक्वल टू कितना है, 7 है। चूंकि मुझे d की वैल्यू निकालनी है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 7/7, 7 बन जा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1, ठीक है। तो जो सारवंतर आपका आया वो कितना आया, 1 आया। इसमें यही तो पूछा था इस सवाल में, क्वेश्चन था एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सारवंतर कितना है, 1 है, और ये 4 नंबर का सवाल है। कितना सिंपल सवाल है, आप खुद सोचो कितने आसानी से आपने हल कर दिया इसके लिए, ठीक है। समझ में आया, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट सेट का जो अगले सेट में जो भी क्वेश्चन है हम उसको हल कराते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक है। अगले सेट का जो प्रश्न है बेटा वो है आपका एपी 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 अर्थात 81 हो जाए। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, फिर उसके बाद हम अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी रहेगा और मैं आपको लिख देता हूं एक बार। क्वेश्चन है एपी 21, 18, 15 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं, अर्थात आपसे ध्यान से देखो, आपसे पूछा जा रहा है पदों की संख्या, कितने पद लिए जाएं, ठीक है, कि उनका योग -81 हो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, माइनस का 81 हो। अब आप ध्यान से सोचो, एक एपी आपको दी गई है 21, 18, 15। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है बेटा, पद का जो अंतर है वो क्या है, यानी कि इसका सारवंतर क्या है। एपी घट रही है अर्थात ऋणात्मक है,
क्योंकि पद की वैल्यू घट रही है। 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, तो यहाँ जो डी आएगा सारवंतर वो -3 आएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि कितने पद हम इसके लें, इसके कितने पद लें, अर्थात n का वैल्यू पूछा जा रहा है कितने पद लें कि उनका जो योग आए, जो योगफल आए वो -81 हो। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे सवाल के लिए, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 4 नंबर का सवाल है। तो पहले हम लिख लेंगे a बराबर हमारे पास जो है वो 21 है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो प्रत्येक पद में समान है, क्योंकि यहाँ पे भी अंतर कितना -3 आया है और यहाँ पे भी अंतर कितना है आपका 3 का है, -3 आया है। तो सारवंतर निकालने के लिए हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट समझ गए कि जो 3 का डिफरेंस आ रहा है तो d इज इक्वल टू -3 है। जब एपी प्रोग्रेसिंग में होती है, अर्थात क्या होती है, एसेंडिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ रही होती है, तो उस समय जो आपका सारवंतर है वो धनात्मक होता है। लेकिन जब एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, अर्थात घट रही होती है, तो उस समय जो सारवंतर है वो ऋणात्मक होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू -3 है, और जो Sn आपको दिया गया है वो Sn इज इक्वल टू कितना है, -81 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो अच्छे से तो मुझे बताइए। अब हम सवाल को आगे लेके चलते हैं। हमसे जो पूछा गया है, हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वो n इज इक्वल टू क्या, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू होता है बेटा n/2, ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई d। ठीक है, Sn कितना है हमारा, -81 है, इज इक्वल टू, ठीक है, n का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, /2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई a का जो वैल्यू है वो कितना है, 21 है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ गया, छोटे ब्रैकेट, n हमें निकालना है -1 और मल्टीप्लाई d का जो वैल्यू है -3 है, तो मैं उस -3 को ऐसे लिख रहा हूँ और बड़ी ब्रैकेट को कम। यहां तक अभी सिर्फ मैंने इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू को क्या किया है, रखा है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, इस 2 के लिए इधर भेज दीजिए आप मल्टीप्लाई में, तो 2 जब इधर आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका -162 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे n है, ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 42, यहाँ पे 21 दूनी 42। और अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मैं चिन्ह सहित इसकी मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो मैं इसको इरेज करता हूं और आप यहाँ पे देखें 3 से हो जाएगा -3n, ध्यान से समझना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। और अब आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो 42 और 3 ऐड हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो मैं सीधा इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगले स्टेप में, -162 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, 42 और 3 हमने जोड़ा तो वो जो हो गया 45 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45n, n से मल्टीप्लाई भी किया है मैंने, और माइनस का ये हो जाएगा 3n²। आप इमेजिनेशन करें कि ये आप समझ गए होंगे कि ये द्विघात समीकरण हो गई है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि किसी एपी में Sn दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, और तब आपसे पदों की संख्या पूछी अर्थात n पूछा है, ठीक है, n जानने की कोशिश की है, तो आप समझ जाइए ऐसा 101% श्योर है कि वो द्विघात समीकरण बन चुकी है। n का वैल्यू हमेशा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण की सहायता से ही हल करेंगे। मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो समीकरण मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3n² माइनस का 45n, और ये तो है ही आपका -162 इज इक्वल टू कितना, 0। द्विघात समीकरण तैयार सब। मैं 3 यहां से क्या लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो n² माइनस का हो जाएगा कितना, ध्यान से देखें आप, 15 या 45 होता है, तो 15 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने 3 इसमें से क्या किया है, कॉमन लिया है, तो 3 तो ये आ गया, n² बचा, 15 या 45 होता है इसलिए 15n रह गया यहाँ पे, माइनस हो जाएगा 5 3 जा 15 होता है बेटा, फिर उसके बाद में 1, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू कितना, 0। 3 इधर जाके 0 हो गया, तो समीकरण जो आपका बचा है फाइनल वो बचा है n² माइनस का 15n माइनस 54 इज इक्वल टू कितना, 0। अब ये द्विघात समीकरण आप सबने हल की होंगी, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या करना है हमारे लिए। जो आपका 54 है, जो 54 संख्या है, इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, इसको आपको ऐसे तोड़ना है कि उनकी मल्टीप्लाई करने से कितना आए, 54 आए, और उनको हम क्या करें, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, उनको घटाएं, उन फैक्टरों का अंतर निकालें तो कितना आए, 15 आए।
तो 18 तिया 54 होता है ना। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 4 तिया 54, 18 में से 3 यदि आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो फैक्टर हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है 18 और क्या माइनस का 3, ये n आपका यहाँ पे आ गया, माइनस का 54 इज इक्वल टू कितना, 0। इसके फैक्टर आप द्विघाती सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं, अर्थात श्रीधराचार्य विधि के आधार पे भी कर सकते हैं, बट हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। मैंने क्या किया, 54 के गुणनखंड कर दिए, 54 को ऐसे तोड़ा कि उसकी गुणा करने से कितना आया, 54 आया, और जब हम उसका अंतर निकालें तो कितना आए, 15 है। यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो हम बोलते हैं उनका जो गुणनखंड है उन्हें जोड़ने से कितना आए, 15 है। ठीक है, इस चिन्ह के आधार पे बोलते हैं। यदि ये माइनस है तो घटाकर बोलेंगे, और यदि ये प्लस है तो इसे हम बोलेंगे जोड़कर। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखें आप, यहाँ पे हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलो इधर हल कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, ठीक है, n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 18n, और जब ये माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा 3n। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का 54 इज इक्वल टू कितना 0। अभी भी आप ध्यान से देखो तो समीकरण वही है जो थी आपकी। 18 में से 3n, जब आप 18n से 3n जब लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 15n बचेगा। बट अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n निकाल सकते हैं, और यहाँ बचेगा n माइनस का कितना 18, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जो एक जैसे फैक्टर हैं उनको एक साथ लिखेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, n माइनस का 18, और जो बच गया वो क्या बचा है बेटा आपका n प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। आपको पता होना चाहिए कि एपी में n का मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। यदि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और उसमें हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं तो n कभी भी एपी में, अर्थात पदों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकती, और वो ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी, एक धनात्मक संख्या होगी। तो एपी में n हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है, तो इसलिए मुझे क्या करना है, n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 से इस सवाल को हल करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा n माइनस का 18 इज इक्वल टू कितना 0 से हल करने पर। क्लियर, क्योंकि यदि मैंने n द्विघात समीकरण है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका पदों के जो द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल आएंगे निकल के, दो हल आएंगे निकल के, लेकिन हल तो वास्तव में एक ही होता है ना। यहां से यदि आप हल करेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, जो एपी में कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एपी में n का मान हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक संख्या होता है। से हल करने पर, तो यदि आप इसे हल करेंगे तो n माइनस का 18 इज इक्वल टू कितना 0, अर्थात n इज इक्वल टू कितना 18। तो जो आपकी एपी जो आपसे क्वेश्चन ऊपर किया गया था कि इसमें कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं कि उन सबका जो टोटल है वो -81 आए, तो इस एपी के आप 18 पद लें। इसके आगे आप क्या करेंगे, इस एपी में टोटल 18 पद लेंगे और उनका योगफल यदि आप निकालेंगे तो माइनस क्या आएगा, 81 आएगा। अतः पदों की संख्या, अतः पदों की जो संख्या है वो कितनी है बेटा, 18 है। इस सवाल के लिए समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 नंबर का सवाल था। एक बात और आपके लिए बता दूं, चूंकि इस एपी हम एक क्लास में ही पूरी एपी को कवर कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि पदों की संख्या आप निकाल रहे हैं, वो भी कब, जब आप योगफल दिया हुआ है एपी में, ठीक है ना। एसएन से यदि आप पदों की संख्या निकाल रहे हैं तो एन का मान निकालते समय हमेशा एक द्विघात समीकरण बनेगी, और एन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी। और द्विघात समीकरण से हल करके आप क्या करेंगे, एन को आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और इसको हम इरेज करते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। मैं आपको इन सेटों में जितने भी क्वेश्चंस समांतर श्रेणी के किए गए हैं उन सबको हल करके बताऊंगा, और बहुत आसान कर दूंगा। एक ही क्लास में ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस जो चीजें मैंने आपको बोली हैं जिनसे आपको आसान होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा आप। ये है आपका एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत छोटा सा एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। ये है एपी
माइनस का 6 कॉमा माइनस का 4 कॉमा माइनस का 2 डैश डैश डैश, और आगे है का सातवां पद, का सातवां, ठीक है, का सातवां सातवां पद होगा। तो इसका सातवां पद आपको निकालना है। ध्यान से देखो बेटा क्या पूछा जा रहा है, पहले यही समझना जरूरी है हमारे लिए। -6 -4 -2 कॉमा डैश डैश का सातवां पद होगा। सातवां पद पूछा जा रहा है आपसे, अर्थात पदों की संख्या तो 7 है यहाँ पे, सातवां पद कौन सा होगा, अर्थात an पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले यही समझना होता है जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि पूछा क्या जा रहा है हमसे, और हम क्या करेंगे इसका जब हल करेंगे, ठीक है। तो हल करने में क्या करेंगे बेटा, a इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 6 है। और आप सारवंतर ध्यान से देखें, मैंने बोला है कि यदि AP असेंडिंग ऑर्डर में है तो D धनात्मक होगा, और AP यदि आपका कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो D आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। बट आप देखिए ध्यान से, -6 के बाद -4 -2 और अगला स्टेप 0 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि AP क्या है, धनात्मक है, तो D का मान जो है वो अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो D कितना है यहाँ पे, 2 है, और n का मान कितना है, 7 है। बोला है ना सातवां पद, आपसे पूछा क्या है, an बराबर क्या, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप an का। an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस ब्रेकेट के अंदर n-1 इंटू डी। an यही तो आपको निकालना है, और a का वैल्यू कितना है, माइनस का 6 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, 7, माइनस का 1 इंटू डी कितना है, 2। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा an इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस यहां से कितना बचा, 6, यहां से 6 बचा, ठीक है। और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 12 में से माइनस वाला घटा देंगे आप, 6 तो कितना बचा, 6 बचा। तो an जो है वो कितना है आपका, 6 है। अर्थात इस AP को आप सातवें पद पे ले जाएंगे तो जो आपका निकल के आएगा पद वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, अगला पद 0 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 4 होगा, और फिर 6 होगा। प्रश्न बेशक छोटा है, लेकिन आप इससे ये समझे कि हमें जो an है वो कैसे निकालना होता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इसे देखें आप ध्यान से। अगले जो सेट में एक सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन है बेटा आपका, वह AP ज्ञात कीजिए, वह AP ज्ञात कीजिए, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, जिसका तीसरा पद 16 है, और ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। ये क्वेश्चन है आपका, पहले समझ लीजिएगा। वह AP ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको AP निकालना है। तो जब हमें AP निकालना होता है तो मैं आपको बता दूं, हमें केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो A और एक D। क्योंकि जो मैंने आपके लिए लिखाया था ना, किसी भी समांतर श्रेणी का जो आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, जो व्यापक रूप होता है, उसमें केवल A और D हमें पता होना चाहिए, तो हम AP के सभी पद, क्रमागत पद जो होते हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं। तो इससे हल करके, इस सवाल से हल करके मुझे केवल A और D, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। और यदि मेरे पास में प्रथम पद और सार्वंतर होगा तो मैं AP को आसानी से लिख सकता हूं। तो तीसरा पद आपको 16 दिया है डायरेक्ट, लेकिन आगे क्या है, पांचवा पद जो है ना AP का, इस AP का पांचवा पद जो है वो सातवें पद से कितना है, 12 अधिक है। अर्थात सातवें पद में से पांचवा पद में घटाऊं तो 12 बचना चाहिए। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो जब मैं इसका हल करूंगा तो एक चीज तो मेरे पास डायरेक्ट है, वो मैं लिख सकता हूं। तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या है, 16 है, तो मैं लिखूंगा A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना, 16, इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ये मेरे लिए डायरेक्ट दिया गया है कि AP का तीसरा पद
ठीक है, तो a प्लस कितना हो जाएगा 2d, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d, इस तरीके से एक कम करके करते हैं ना। लेकिन नेक्स्ट में क्या है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो मैं इसको लिखता हूं बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न अनुसार लिख देता हूं मैं इसका। सातवां पद माइनस का पांचवां पद जो बराबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यही तो है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, और ये बात हमने कहां से की है, ये की है प्रश्न अनुसार, कि सातवें पद में से यदि मैं पांचवा पद घटाऊं तो 12 बचना चाहिए। सातवां पद एपी का होता है a प्लस 6d, ये माइनस यहां पे आया। पांचवा पद a प्लस 4d होता है बेटा, और इज इक्वल टू कितना चल रहा है आपका, 12 चल रहा है। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, क्या हो जाएगा, a प्लस 6d माइनस a हो जाएगा, माइनस का 4d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 12 चल रहा है। a से a खत्म हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, 4 में ये 4 घट जाएगा, माइनस का है, तो यहाँ बचेगा 2d इज इक्वल टू कितना 12, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ गया 6। पुट इन क्या करना है आपको, ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखनी है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस कितना 2d इज इक्वल टू कितना चल रहा है 16, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का जो वैल्यू है, मल्टीप्लाई डी का जो वैल्यू है वो है 6 इज इक्वल टू कितना है 16 बटा 6 दूनी 12, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस का 12, तो a इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा कि यदि किसी एपी में मुझे d और a प्रथम पद और उसका सार्वंतर पता पड़ जाए तो मैं एपी को आसानी से लिख सकता हूं। अब आप क्या करेंगे, लिख देंगे एपी का जो फॉर्म है ना, जो तरीका है एपी का, वो क्या होता है, व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 4d एंड डैश डैश डैश, आगे के लिए आप कितने भी पद लिख सकते हैं। तो a और d का यहाँ पे मान रिप्लेस करते जाओ। a का वैल्यू कितना है आपका 4 है, कॉमा a का वैल्यू कितना है 4 प्लस d का वैल्यू कितना निकला था आपका 6। ठीक है, तो कितना हो गया ये, और आगे क्या करेंगे आप, वैसे तो तीसरा पद आपको दिया था लेकिन आप फिर भी रख दें, अलग से हल कर दें इसको। 4 प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई 6 कॉमा 4 प्लस, ठीक है सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि ये क्रम से होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना 6। अब आप इनको क्रम से लिख देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 6 और 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे 6 3 कितना हो जाएगा 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और आगे आप इस तरीके से अपने लिख सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। प्रत्येक पद में ध्यान से देखो कितने का अंतर है, 6 और 4 10, 6 का अंतर आया, तो डी आपका कितना है 6 है, 10 और 6 16, 6 का अंतर ही है। डी देखो आप ध्यान से, 16 और 6 कितना है 22 है, अगला पद 22 और 6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और आपसे केवल एपी निकलवाया था, ये 4 नंबर का सवाल था, जरा सी देर में आपको समझ में आ गया होगा और हल हो गया। ठीक है, तो ये था एक तरीका, हम इसी तरीके से और भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए बता देता हूँ एग्जाम्पल में, एसएन निकालना बता देता हूँ कि एसएन को हम कैसे निकालेंगे। बट एपी के जितने भी सवाल, जिस तरीके के सवाल आपसे किए जाते हैं वो हम करा चुके हैं आपके लिए। ठीक है, इसको इरेज करके मैं आपके लिए एक योगफल का सवाल और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन योगफल का करा देते हैं, फिर आपके लिए आसान है एपी और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है बेटा आपसे, मैं लिख देता हूं आपके सामने कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। इस तरीके का सवाल यदि मिल जाता है ना, तो होता है कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। ये है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 8 का आप टेबल लिखें 8 की, और वो 15 पदों तक यदि आप ले जाएं तो उनका योगफल कितना आएगा, ये सवाल आपसे किया जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 के कुछ गुणज एक सीरीज के रूप में लिख देंगे। 8 के बाद में कितना होता है 16, 8 या 24 होता है, ठीक है, और डैश 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 लगा के कितना 15 पदों तक पूछा है आपसे बेटा, 15 पदों तक, है ना। 15 पदों तक आपको क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। तो हल करने में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे a बराबर हमारे पास 8 है बेटा, और d का जो अंतर है वो भी कितना है 8 है। प्रत्येक पद में d का जो सार्वंतर है वो कितना है 8 है। प्रथम पद भी 8 है। आगे क्या करेंगे बेटा, आपके पास n है, इस बार कितना है 15, 15 पदों का योगफल निकालना है। आपसे पूछा क्या गया है कि Sn बराबर क्या होगा, ठीक है। आप अच्छे से समझ लो, इसे नोट कर लो, देख लो क्या बोला गया है इसमें। इसमें बोला गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा, Sn कितना होगा, वो निकालना है आपके लिए, ठीक है। तो प्रथम पद 8 है, d सार्वंतर कितना चल रहा है 8 चल रहा है, पदों की संख्या कितनी है 15 है, n 15 है, यहाँ पे Sn आपको निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू होता है बेटा n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Sn हमें निकालना है, और यहाँ पे कितना है आपका n का वैल्यू कितना है 15 बटे में कितना 2, ध्यान से चलना समझ के, और आगे 2 मल्टीप्लाई कितना a का वैल्यू 8 है, प्लस यहाँ पे आएगा 15 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे d भी आपका 8 ही है। तो Sn इज इक्वल टू 15 बटे 2, ऐसे ही रहने दें आप, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 15 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 14, और 14 क्या करेंगे आप 14 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐड कर लेंगे बेटा, Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 बटे 2, अंदर ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 और कितना हो जाएगा आपका 128। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 15 बटे 2 मल्टीप्लाई कितना 128, ठीक है, 128 हो गया है। तो क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 2 छिक्का 2 चौक, और इसका 15 से क्या करेंगे हम, Sn इज इक्वल टू 15 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका कितना होता है 60, ठीक है, और कैरी कितना हो जाएगा आपका 6, 15 चौका 60, 6 15 छिक्का 90, और 6 कितना हो जाएगा 96, 960, और ये आपके 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल जो है वो कितना होता है 960 होता है, ठीक है, और ये आपका आंसर है। इस तरीके का कोई भी सवाल आपको मिले आप आसानी से हल कर देंगे। वो सवाल आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो विषम संख्याएं पहले आप लिख लेंगे, फिर उनका योगफल निकाल लेंगे। इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। एपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं इस पूरी क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ आपके लिए, और आपसे मुलाकात होगी अब एक नए वीडियो में और नई एक्सरसाइज के साथ में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।